हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 31 मई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो धनेंद्र कुमार से संबंधित है। तो धनेंद्र कुमार भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। इन दक्षिण दिल्ली के हौज खास एनक्लेव स्थित दक्षिण दिल्ली के हौज खास एनक्लेव स्थित इनके आवास में आग लग गई थी और आग में धुआं के संपर्क में रहने की वजह से अत्यधिक समय तक धुआं के संपर्क में रहने की वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई और जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहीं पे इनका निधन हो गया। तो धनेंद्र कुमार, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट टॉपिक एक सम्मान से संबंधित है। तो अमेरिका में आयोजित प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 प्रतियोगिता में भारतीय मूल के 14 वर्षीय छात्र श्रेय पारिख ने शानदार जीत दर्ज की है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक वर्तनी प्रतियोगिता है और इसमें स्कूली छात्र भाग लेते हैं और कठिन अंग्रेजी शब्दों की सही वर्तनी बताकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। इसमें श्रेय पारिख ने, भारतीय मूल के श्रेय पारिख ने, ये कैलिफोर्निया में रहते हैं, इन्होंने शानदार जीत हासिल की है। और श्रेय पारिख की जीत सुनिश्चित करने वाला अंतिम शब्द कौन सा था? तो ब्रोमोक्रिप्टीन। इस वर्ड की वजह से इन्हें ये फाइनल जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और एआई के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। कैसे? तो एक रिपोर्ट आई है हाल ही में, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत एआई प्रदर्शन में दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ये जो रिपोर्ट है ये ICRIER प्रोसेस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी द्वारा जारी की गई है और रिपोर्ट में एआई प्रदर्शन, डिजिटल व्यापार, प्रतिभा विकास और डिजिटल अपनाने जैसे विभिन्न संकेतकों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है। और भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार करते हुए 2025 के 8वें स्थान से 2026 में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब इस रैंकिंग में 2025 में भारत का स्थान 8वें नंबर पे था, जो 2026 में सुधरकर 5वें नंबर पर पहुंच गया है। और इस सूची में भारत से आगे कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, चीन और सिंगापुर। ये जो 3 प्रमुख डिजिटल राष्ट्र हैं ये भारत से आगे हैं। और एआई प्रदर्शन के क्षेत्र में भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया और कई विकसित देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने डिजिटल माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के क्षेत्र में लगभग 328 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बढ़त है। और वैश्विक स्तर पे एआई उपयोगकर्ताओं में विकासशील देशों की हिस्सेदारी जो रही है वो 72% रही है, जिसमें भारत और चीन मिलाकर इस कुल संख्या का लगभग 2/5 हिस्सा बनाते हैं। तो भारत और चीन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक केरल सरकार के एक कदम से संबंधित है। तो केरल सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए एक अलग वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही राज्य ने ओमन चांडी स्वास्थ्य बीमा योजना का भी प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने की योजना है। अब इस नए विभाग का मुख्य उद्देश्य क्या है गठित करने का? तो राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। इस उद्देश्य से इस नए विभाग का गठन किया गया है और ये विभाग जो है विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करेगा। वृद्धावस्था से जुड़ी चुनौतियों जैसे सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्य समस्याएं और देखभाल संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देगा। वृद्धावस्था में ऐसे ही लोगों को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है,
तो और वो समाज से अलग हो जाते हैं क्योंकि चल फिर नहीं पाते हैं। तो इन सारी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है और अलग से उनके लिए एक अलग से विभाग स्थापित किया गया है। केरल में वर्ष 2026 में राज्य की लगभग 18.7% आबादी जो है वो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.4% का था। तो राष्ट्रीय औसत से भी कहीं ज़्यादा है और अनुमान है कि वर्ष 2036 तक केरल में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी 22% से अधिक हो जाएगी। तो केरल में वरिष्ठ नागरिकों की हिस्सेदारी भारत में सबसे अधिक है, बाकी राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए केरल सरकार ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट टॉपिक आपातकालीन नंबर 112 से संबंधित है। तो भारत में आपातकालीन सेवाओं को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए 112 को राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर के रूप में विकसित किया गया है। ये प्रणाली इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS 2.0 के माध्यम से संचालित होती है, जो पुलिस, अग्निशमन, एम्बुलेंस और आपदा प्रबंधन जैसी सेवाओं को एकीकृत मंच पर उपलब्ध कराती है। अब तक इन सारी सेवाओं के लिए अलग अलग नंबर डायल करना होता था, लेकिन अब सिर्फ 112 डायल करके आप इन सारी सुविधाओं से जुड़े शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो संकट की स्थिति में एक ही नंबर पर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को ये निर्देश दे दिया है कि वे 3 महीने के भीतर अपनी मौजूदा आपातकालीन हेल्पलाइन को 112 के साथ एकीकृत करें। अब ERSS 2.0 क्या है, यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 2.0 क्या है? ये एक आधुनिक तकनीक आधारित प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त आपातकालीन संकेतों को संसाधित करता है। नागरिक फ़ोन कॉल, मोबाइल एप्लीकेशन, SMS, पैनिक बटन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सहायता मांग सकते हैं। अगर कोई ऑनलाइन बोल के सहायता नहीं भी मांग पा रहे हैं तो पैनिक बटन दबा के या फिर रिकॉर्डिंग करके सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित है। तो भारत में स्वच्छ ऊर्जा विस्तार को नई गति देने में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो फरवरी 2024 में केंद्रीय योजना के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और घरेलू उपभोक्ताओं को छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने के लिए इसके तहत आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य वर्ष 2026-27 तक 1 करोड़ घरों को रूफटॉप सोलर से जोड़ना है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष सब्सिडी मिलती है और योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल सकता है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होती है और दस्तावेज जमा होने के बाद जो सब्सिडी मिलती है वो सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है। मतलब इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल ही नहीं है, सारा काम डिजिटल ही होता है। मार्च 2026 तक इस योजना के तहत देश में 26 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं और 30 अप्रैल 2026 तक भारत की ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर क्षमता जो है वो 26.75 गीगावाट तक पहुंच गई है। साल 2026 की पहली तिमाही में जो नई रूफटॉप सोलर क्षमता जोड़ी गई उसमें आवासीय क्षेत्रों की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है और इसमें बड़े बड़े राज्य जो है जैसे हरियाणा, गुजरात, इन सब की भी हिस्सेदारी काफ़ी रही है। केंद्रीय बजट 2026-27 में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 22,000 करोड़ रुपए, इतने रुपए का प्रावधान किया गया है केंद्रीय बजट 2026-27 में। तो ये हमारे आज के टॉपिक से मिलते हैं नेक्स्ट डे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स
का PDF वहाँ मिल जाएगा। और अगर वन लाइनर या क्वेश्चन के माध्यम से भी आप पढ़ाई करना चाहते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो भी आपको हर महीने के क्वेश्चन के रूप में अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।